हेलो एवरीवन। सो आज से हमारा पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ फंडामेंटल राइट स्टार्ट होने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो या जुडिशरी हो आपके, या फिर एलएलबी वगैरह कर रहे हो, सब में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द स्टेट ऑफ द फॉर द पर्पज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स है, ये क्वेश्चन वहाँ भी ऐड हो सकता है कि डीपीएसपी में भी स्टेट का मीनिंग सेम रहेगा। ये आगे आर्टिकल में दिया गया है, स्टेट का जो मीनिंग है डीपीएस में भी यही है जो आर्टिकल 12 में दिया गया है, एंड फंडामेंटल राइट्स में भी। तो इसका आंसर हम देंगे आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 हम डिस्कस करते हैं, जो हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे इसको। द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, the government and parliament of India, that is executive and legislative authority of the union, सेंट्रल की अथॉरिटीज़ आएगी। सेकंड है द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट्स की अथॉरिटीज़ आ गई इसमें स्टेट में। एंड थर्ड है ऑल लोकल अथॉरिटीज़ है, ये वर्ड काट देना, ये फोर्थ पॉइंट है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन हम जो देखेंगे दिस इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897। वहाँ पर लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, तो हम वहाँ से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है, तो हमें वहाँ क्लियर हो जाता है। विच रेफर्स टू अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एट्सेट्रा। तो ये इसमें आती हैं लोकल अथॉरिटी में। द फोर्थ है ऑल अदर अथॉरिटीज़। तो ऊपर वाले तो इजी थे समझने के लिए, वहाँ क्लियर था, लेकिन ये फोर्थ जो पॉइंट है अदर अथॉरिटीज़, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं था किस तरीके से इसको डिसाइड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से टाइम टू टाइम इसको डिसाइड करता था कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आएगा। तो अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर, सो वी हैव टू रिलाई अपॉन द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन। इट कुड ओनली इंक्लूड अथॉरिटीज़ ऑफ लाइक नेचर एड जुस्टम जेनरिस। जो लाइक नेचर अथॉरिटीज़ होंगी उसमें इसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्टिंग में से कोई फिक्स फार्मूला था नहीं, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे कोर्ट ने इंटरप्रेट करा, टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रॉब्लम आई, तो उसके हिसाब से इसमें इंक्लूड करते चले गए। तो इसके अपने आप में एक हिस्ट्री है। ये 4 जजमेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेरी में भी आती हैं, और कभी भी ये क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको ये 4 जजमेंट लगाएं, ये 3, तो आपको ये क्वेश्चन फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें लास्ट वाला जो जजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संथाभाई। इट वॉज हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज़ कुड ओनली इंडिकेट authorities like nature and university do not perform government or sovereign function, so they can't be called as state. But later on it was rejected and said the state should be interpreted widely. तो ये फर्स्ट केस था, इसमें इन्होंने यही हेल्ड किया था कि अदर अथॉरिटीज़ इंडिकेट करती है लाइक नेचर, और यूनिवर्सिटी परफॉर्म नहीं करती है गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज़ इज़ वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट और होम पावर आर कन्फर्ड बाय लॉ। दे फर्दर सेड इट इज़ नॉट नेसेसरी दे शुड परफॉर्म गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन। तो इसमें थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन वाइड कर दी गई कि स्टेट में क्या क्या आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म करें वो गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन। इसके बाद में केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इन दिस केस जस्टिस मैथ्यू प्रिफर्ड ब्रॉडर एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड सेड इफ द फंक्शन ऑफ कॉरपोरेशन आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू दैट इट शुड बी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो वाई इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये लाइन्स भी इम्पोर्टेंट थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट करा हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि उसको क्रिएट किस लिए किया गया है। तो ये इन तीनों केस में धीरे धीरे अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने वाइड इंटरप्रिटेशन की थी जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट जो आता है ये है आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें अब तक कोर्ट जो थी और किसी के पास फिक्स फार्मूला नहीं था, अब तक सब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी। बस फाइनली मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज समराइज्ड एंड टेस्ट इज गिवन इन द केस।
RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये आर्टिकल 12 का, इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री में भी आ जाता है ये पूछने के लिए। It gave agency or instrumentality test and said if a body is an agency or instrumentality of government, it may be an authority within the meaning of Article 12। तो इसने एक टेस्ट दे दिया, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट। अगर ये सब पॉइंट अगर उसमें फिक्स हो रहे हैं, इनमें से एक भी पॉइंट फिक्स हो रहा है, तो वो अदर अथॉरिटी में आ जाता है और आर्टिकल 12 में वो स्टेट माना जाएगा। तो वो पॉइंट क्या थे? द कोर्ट लेड डाउन सर्टेन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेट और नॉट। फर्स्ट था इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट, कहाँ से उसकी फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से उसको पैसा मिल रहा है। अगर वो इंडिकेट हो रहा है कि सेंटर या स्टेट से आ रहा है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, अगर वो स्टेट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ में आ जाएगा। इफ़ फंक्शन ऑफ बॉडी इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन, अगर गवर्नमेंट फंक्शन की तरह ही उसका फंक्शन है क्लोजली, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है, तो अभी वो आर्टिकल 12 में आ जाएगा अदर अथॉरिटीज़ में। उसके बाद इफ़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड टू कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ में आएगा। फिफ्थ है वेदर कॉरपोरेशन इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड बाय स्टेट और स्टेट प्रोटेक्टेड, अगर उसको प्रोटेक्शन दी गई है, मोनोपोली है स्टेट के द्वारा, तो अभी वो अदर अथॉरिटीज़ में आर्टिकल 12 में स्टेट माना जाएगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो पहला पॉइंट में फाइनेंस इंडिकेट करने वाला, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है गवर्नमेंट फंक्शन, फोर्थ ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फर्स्ट है मोनोपोली। तो शॉर्ट में अगर हम याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद में कोर्ट सेड दिस टेस्ट इज़ नॉट कंक्लूसिव बट इंडिकेटिव, मतलब कि इंडिकेट कर रहा है, कंक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ यही होगा, इसके अलावा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन कर दी कोर्ट ने और कितनी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी स्टेट में। तो अब हम प्री के इस क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं जुडिशरी एज स्टेट। अब जुडिशरी के बारे में आता है कि स्टेट में आएगी या नहीं आएगी जुडिशरी। अगर स्टेट में आने लगी तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में स्टेट आएगी, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। तो देखते हैं जुडिशरी एज स्टेट, ये स्टेट में नहीं आती, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी पावर टू गो टू हायर कोर्ट इन केस ऑफ जुडिशरी, बट इफ़ इट इज़ फंक्शनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव देन इट विल कंसिडर्ड एज स्टेट। अगर वो जुडिशल फंक्शन कर रही है जुडिशरी तो वो स्टेट के अंदर नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद अगर उसका कोई जजमेंट सही नहीं होता है या उसके अपील करनी है तो हायर कोर्ट ऑलरेडी दी गई हैं, वहाँ पर जा सकते हैं हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही हैं जुडिशरी तो उस टाइम पर उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो हम इसी को देख सकते हैं कि प्री में जो क्वेश्चन आते हैं उन देखते हैं कि NCERT, कोऑपरेटिव सोसाइटी, BCCI, MNCs ये स्टेट नहीं है, ये प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टेट में नहीं आती हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LIC, यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं। तो ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना, क्या स्टेट है क्या नहीं है, ज़रूर क्वेश्चन इनमें से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए भी ईजी है कि क्या क्या डिसाइड हो चुका है कि स्टेट में आता है क्या क्या नहीं। तो आज के क्वेश्चन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करा है स्टेट के बारे में, आर्टिकल 12। आज के क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।